चलिए नाउ कम टू सिविल प्रोसीजर कोड। देखिए दो चीजें थी, हमने आपको बताया था, एक सीपीसी है और एक सीआरपीसी। ये दोनों प्रोसीजरल लॉ हैं। सबसे पहले तो ये समझिए दो तरीके के लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जो सजा बताता है और प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो प्रोसीजर बताता है। ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ का अगर हम एग्जाम्पल दें तो हम आपको कहेंगे आईपीसी। आईपीसी क्या है? इंडियन पेनल कोड, राइट। इंडियन पेनल कोड ने सजाएं बताई हैं कि अगर ये ऑफेंस होता है तो उसकी क्या पनिशमेंट दी गई है। लेकिन जो सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बताते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोसीजरल लॉ। ओके, बस इस चैप्टर में वी विल बी डीलिंग विद सिविल मैटर्स और वहां हम लोग बात कर रहे थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्रिमिनल मैटर्स की। चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशंस में आइए सबसे पहले। हाँ, यहां से आ जाइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। सम इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे पहला है कॉज ऑफ एक्शन। देखिए कॉज ऑफ एक्शन का मतलब हर केस में जो मेन रीजन है जिसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ है या मेन रीजन जिसकी वजह से कोर्ट में केस हुआ है उसको कहा जाता है कॉज ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिविल प्रोसीजर की बात करते हैं तो जैसे हमारे और आपके बीच में पर्सनल डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? सिविल मैटर्स में। नाउ मेरा और आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई झगड़ा हुआ, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और आप कह रहे हैं कि इसकी ओनरशिप आपको बिलोंग करती है, तो इस केस का कॉज ऑफ एक्शन क्या है बताइए? ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो देखा जाए तो किसी भी केस में कॉज ऑफ एक्शन की ही लड़ाई होती है और कॉज ऑफ एक्शन को ही प्रूव किया जाता है। तो देखिए डेफिनेशन मार्क करिए। कॉज ऑफ एक्शन मींस एवरी फैक्ट दैट इट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव। और प्लेंटिफ प्रूव, प्लेंटिफ कौन हुआ? जो कंप्लेन करता है। हमने आपको बताया था किसी भी केस में दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जो केस करता है, जो प्लेंट फाइल करता है, वो कौन होगा? प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट केस किया जा रहा है वो कौन होगा? डिफेंडेंट। ओके, तो ये कह रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन वो है जिसको प्लेंटिफ प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव in order to support his right to the judgment of the court। तो एक केस का वो मैटर जिसको प्रूव किया जाता है, जो मेन रीजन है डिस्प्यूट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, फाइन, मार्क कर लिया। आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए हमने आपको बताया था कि इनके बीच में एक बार हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। मिल गया? इंपॉर्टेंट मार्क करिए और अब बहुत ध्यान से समझिए। जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर का मतलब, फुल कॉन्सेंट्रेशन, ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट। हाँ, देखिए सबसे पहले तो जब हम लोग कहते हैं जजमेंट, अगर हम आपसे कहें कि केस हुआ और कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उसी डिसीजन को आप जजमेंट भी कहते हैं, उसी डिसीजन को हम लोग ऑर्डर भी कहते हैं। डिक्री वर्ड ऐसा है जो शायद अभी आपने पहली बार सुना। ठीक है, अब सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ओके, देखिए जब कोई केस होता है कोर्ट में और कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है, ओके, जो हम लोग कहते हैं ना तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, द फाइनल डिसीजन विच मार्क्स द कंक्लूजन ऑफ द केस। कंक्लूजन ऑफ द केस मींस यहाँ केस खत्म हुआ, उसको कहा जाता है डिक्री। ठीक है, तो किसी भी केस में, अभी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अंडरस्टैंड करना, किसी भी केस का जो फाइनल डिसीजन होता है, जिस पे केस कंक्लूड होता है, उसको क्या कहा जाता है? डिक्री। और केस के ड्यूरेशन में कई बार कोर्ट ऑर्डर्स पास करता है। जैसे मान लीजिए एक केस हुआ और कोर्ट ने ये कहा जब तक ये केस चल रहा है तब तक कोई भी पार्टी उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगी। बताओ ये ऑर्डर हुआ कि डिक्री हुई? ऑर्डर। अब देखिए आपने इमेजिन कर लिया, आपने गेस कर लिया, क्यों? क्योंकि दिस वाज नॉट द फाइनल डिसीजन। लेकिन यही केस खत्म हो गया और केस खत्म होने पे कोर्ट ने कहा दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मिस्टर ए और इसलिए बी इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे। अब ये क्या हो गई? डिक्री। ठीक है, कई बार कोर्ट के केस के बीच में लोगों के ऊपर या प्रॉपर्टीज या ट्रांजैक्शन के ऊपर स्टे लग जाता है कि जब तक ये केस चल रहा है स्टे लग गया, या जब तक ये केस चल रहा है आप शहर के बाहर नहीं जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ द केस में जो भी ऑर्डर्स कोर्ट देता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ओके, ऑर्डर हो गया, डिक्री हो गया।
एंड ऑर्डर और डिक्री के बेसिस पे बनाई जाती है जजमेंट। डिक्री वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का। इस शब्द को समझो, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। डिस्प्यूट एडजुडिकेट हुई, एडजुडिकेट मतलब केस हुआ, ठीक है, एडजज हुआ और डिसीजन दिया गया। अब जो ऑर्डर्स पास करे गए और ये जो डिक्री दी गई है, इसके बेसिस पे जज एक रिटन स्टेटमेंट तैयार करता है। हमने आपको पहले भी बताया था, लॉयर कहते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एंड जज कीप्स ऑन राइटिंग समथिंग, ठीक है। तभी आप ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग देखते हैं या कभी भी लाइन सुनी होगी, अ कॉपी ऑफ जजमेंट, अ कॉपी ऑफ जजमेंट शुड बी फाइल्ड, या टाइम टेकन टू रिसीव द कॉपीज ऑफ जजमेंट। कभी आपने सुना कॉपी ऑफ डिक्री? नो। जजमेंट इज दैट रिटन स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, ठीक है, फाइन। तो तीनों चीजें अगर देखा जाए, अगर नॉर्मल लेमैन की नजरों में समझे तो जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसी को कहा जाता है, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इन तीनों में डिफरेंस है। डिक्री क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, विच मार्क्स द कंक्लूजन कि भाई यहां पर केस खत्म हो गया, ठीक है। ऑर्डर क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसीजर, या ऑर्डर के लिए एक बड़ी अच्छी लाइन बोली जाती है, वो सारे डिसीजंस जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर होते हैं। सोच के देखिए, कोर्ट के वो सारे स्टेटमेंट्स विच इज नॉट अ डिक्री, अगर वो डिक्री नहीं है तो वो बचा हुआ क्या होगा? ऑर्डर। और डिक्री और ऑर्डर के बेस पे जो बनती है रिटन स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पे हम अपील वगैरह फाइल कर सकते हैं, वो क्या होती है? जजमेंट, ठीक है। अब ऑर्डर और डिक्री में समझिए, ये बताओ सोच के, जो डिक्री होती है वो अपीलेबल होगी कि नॉन अपीलेबल? सोचिए, अपीलेबल कि नॉन अपीलेबल? कोर्ट ने केस के एंड में एक डिसीजन दिया, वो डिसीजन अपीलेबल है कि नॉन अपीलेबल? अपीलेबल। क्या कोर्ट का ऑर्डर भी अपीलेबल होता है? कोर्ट ने कहा जब तक केस चल रहा है तब तक मिस्टर ए प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। अब मिस्टर ए क्या इस ऑर्डर पे अपील फाइल करेंगे? नो। जनरली ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते, लेकिन कुछ कैटेगरी होती है ऑर्डर्स की जो अपीलेबल होते हैं, जिनको हम लोग अपीलेबल ऑर्डर कहते हैं। यानी कि नॉर्मली ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होंगे एक्सेप्ट अपीलेबल ऑर्डर्स, जबकि जो डिक्री होते हैं वो अपीलेबल भी होती हैं, फर्स्ट अपील भी होती है, सेकंड अपील भी हो सकती है। व्हाट इज फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील? जैसे किसी कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस डिसीजन के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, ये फर्स्ट अपील है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से भी हम सेटिस्फाइड नहीं थे, हम हाई कोर्ट चले गए, सेकंड अपील। तो डिक्री के केस में फर्स्ट अपील भी होती है, सेकंड अपील भी होती है। ऑर्डर के केस में जनरली अपील नहीं होती। अपीलेबल ऑर्डर में अपील होगी, लेकिन सिर्फ फर्स्ट अपील, सेकंड अपील नहीं हो सकती। तीनों में डिफरेंस क्लियर है? पक्का? ठीक है। अगर फॉर्मल एक्सप्रेशन एडजुडिकेशन का है, जो कंक्लूजन बताता है, वो क्या होती है? डिक्री। स्टेटमेंट जो जज ने दिए हैं अदर देन डिक्री, ऑर्डर्स। एंड डिक्री और ऑर्डर के बेसिस पे जो लास्ट में स्टेटमेंट बनाते हैं, जजमेंट। ऑर्डर अपीलेबल होते हैं कि नॉट अपीलेबल? जनरली दे आर नॉट अपीलेबल एक्सेप्ट अपीलेबल ऑर्डर। अपीलेबल ऑर्डर में फर्स्ट अपील हो सकती है कि सेकेंड अपील? सिर्फ फर्स्ट अपील। डिक्री में दोनों, फर्स्ट अपील भी सेकेंड अपील भी। डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए जजमेंट की डेफिनेशन दी है। जजमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2N ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज on the grounds of decree and order। मार्क कर लिया? स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। जो डिक्री थी और ऑर्डर थी, उसी के बेसिस पे तो जजमेंट तैयार की जाएगी। Thus a judgment must set out the grounds and reasons for the judge। बताइए रीजन किस में होते हैं? जजमेंट में, ठीक है। जब वो डिक्री बोलता है कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन है, तो वो रीजन थोड़ी बताए उसने, लेकिन उसने रीजन लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं? जजमेंट में। Thus a judgment must set out the grounds and reasons for the judge to have arrived at the decision। In other words, judgment is the decision of the court of justice upon respective rights and claims of the parties to an action in a suit submitted to it for determination। जजमेंट क्लियर हो गया? ठीक है। डिक्री देखो क्या है। डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल क्यों है? क्योंकि एक तरह से फाइनल है,
एडजुडिकेशन का डिसीजन, एडजुडिकेशन वो केस था जो जज के सामने हो रहा था। एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कॉन्क्लूसिवली, बताओ कॉन्क्लूसिवली क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये फाइनल है, ठीक है। डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी मतलब ये जो डिक्री होती है वो फाइनली डिटरमाइन करेगा कि कौन सी पार्टी को राइट्स मिले हैं, कौन सी पार्टी की लायबिलिटी आई है, उसी से तो पता चलेगा। विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है। अब जरा एक क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए कोर्ट में केस हुआ और वो केस हमारे बीच में चल रहा है, ठीक है। केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही था, हम कह रहे थे प्रॉपर्टी के ओनर हम हैं और आप कह रहे थे कि प्रॉपर्टी के ओनर आप हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी से झगड़े में आपने हमारा कुछ नुकसान भी किया था। तो हमने देखा जाए तो दो केस किए हैं, एक हमने आपके खिलाफ किया कि आपने जो एक्टिविटी करी उससे मेरा नुकसान हुआ तो हमको 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिलवाइए, एंड सेकेंड उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी मेरी है तो ओनरशिप अधिकार हमको दिलवाइए, ठीक है। केस समझ में आ गया? पहला डिस्प्यूट इस बात का था कि वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी है, एंड सेकेंड उसी केस में उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ। अब कोर्ट में केस शुरू हुआ, सबसे पहले हमने ये बात रखी कि आपने एक ऐसी एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कहा कि एज रिगार्ड्स दिस इशू मिस्टर बी इज लायबल टू पे अ कॉम्पनसेशन ऑफ ₹10 लाख टू मिस्टर ए, और ओनरशिप किसकी है ये अभी हम डिटरमाइन करेंगे। मतलब सबसे पहले तो मिस्टर बी ने गलत किया, मिस्टर बी सबसे पहले तो 10 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दे दे, और ओनरशिप की प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी हम इस केस में और चर्चा करेंगे और फिर डिसीजन देंगे। अब हमको ये बताओ, ये जो 10 लाख रुपए अवार्ड करे हैं उन्होंने, ये डिक्री है कि ऑर्डर है? सोचिए मेरा क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यानी कोर्ट ने कहा कि हाँ ये बात तो प्रूव हो गई कि मिस्टर ए के साथ कुछ गलत हुआ है तो 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन तो इमीडिएटली पे करिए। ओनर कौन है प्रॉपर्टी का, फॉर द टाइमिंग में ये हम डिस्कस करेंगे। अब बताओ ये 10 लाख रुपए का जो अमाउंट मिला ये डिक्री है कि ऑर्डर है? हाउ मेनी ऑफ यू से डिक्री है? व्हाई? क्योंकि ये कॉन्क्लूसिव है, दिस इज अ डिक्री, ये कॉन्क्लूसिव है, ये नॉर्मल ऑर्डर नहीं है, ये राइट या लाइबिलिटी ही तो डिटरमाइन कर रहा है, वो भी परमानेंटली। मिस्टर ए विल हैव टू पे 10 लाख टू मिस्टर बी, पहली चीज तो राइट लाइबिलिटी स्टैब्लिश हुई, कॉन्क्लूसिव था और टेम्पररी नहीं था, हमेशा के लिए था, ये डिक्री ही थी। और ऐसी डिक्री को प्रिलिमिनरी डिक्री कहा जाता है, ठीक है। यानी डिक्री दो तरीके की हुई, प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। देखो आगे लिखा था, इन द सूट में बी ईदर प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी डिक्री तब होती है जब फर्दर प्रोसीडिंग्स होनी अभी बाकी है। फाइनल डिक्री बताओ कौन सी हुई? जिसके बाद केस खत्म, ओके। तो अगर केस के बीच में कभी कोई डिक्री किसी छोटे से मैटर पे दे दी गई, वो प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, लेकिन प्रिलिमिनरी डिक्री देने से केस खत्म नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फाइनल डिक्री वो डिक्री हुई जो केस के एंड में दी जाएगी और जिसके बाद केस खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने डिक्री के क्या पॉइंट्स देखे। सबसे पहला क्या था? फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, जो कि कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन, कॉन्क्लूजन मतलब खत्म, एंड डिसीजन है ये, राइट्स एंड लायबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है पार्टीज की, एंड ये डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है एंड फाइनल भी। अब देखो एक ब्लॉक बना है एसेंशियल्स ऑफ अ डिक्री, पढ़िए फटाफट चारों पॉइंट्स। ठीक है, फाइन। उसके बाद देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में मार्क करिए, अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of। बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? कह रहे प्रिलिमिनरी डिक्री कब मानी जाएगी? जब फर्दर प्रोसीडिंग्स होना अभी बाकी है। प्रिलिमिनरी डिक्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फाइनल। क्या प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल पे डिपेंडेंट होगी? नो। ऑन द अदर हैंड फाइनल डिक्री इज डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट टू प्रिलिमिनरी। हाँ ये हो सकता है, फाइनल डिक्री हो सकता है कुछ हद तक डिपेंडेंट हो किस पे? प्रिलिमिनरी डिक्री पर। द प्रिलिमिनरी डिक्री ascertain what is to be done
while final decree states the result achieved by means of preliminary decree. ठीक है, तो देखा जाए अगर केस के ड्यूरेशन में ही कोई डिसीजन दे दिया गया है तो वो प्रिलिमिनरी डिग्री होगी, और अगर केस के एंड में एक फाइनल डिसीजन दिया है जो एंड है, उसके बाद प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगे तो वो कौन सी डिग्री होगी? फाइनल। ठीक है, अब देखो दो टॉपिक है, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, लेकिन इसको अभी 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं। अभी आप देखिए हम लोग डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 चीजें पढ़ी हैं। क्या? जजमेंट पढ़ा था और डिक्री पढ़ी। अभी क्या पढ़ना बाकी है? ऑर्डर। तो पहले ऑर्डर पढ़ेंगे फिर वापस आएंगे यहाँ पर। देखो फिर से जजमेंट की डेफिनेशन लिखी है और वही लाइन है, अ जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर के हिसाब से जो डिसीजन दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जजमेंट। उसके बाद देखिए डेफिनेशन दी है ऑर्डर की। ओके, ऑर्डर की डेफिनेशन देखिएगा, ऑर्डर मीन्स formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. Decision by a court which is not a decree. जैसे अभी हमने आपको बताया कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो कोर्ट ने जो स्टे लगाया है तो वो डिसीजन ऑफ द कोर्ट है, तो वो भी फाइनल ही, ठीक है, लेकिन अगर वो डिक्री नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे? ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 104 ऑफ द कोड, अंडरलाइन करिए, नो अपील लाई अगेंस्ट ऑर्डर। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? नो अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर मतलब जनरली ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते हैं। तो फिर इस लाइन का मतलब बताओ, अदर देन व्हाट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कोड, मतलब अदर देन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कोड मतलब कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जो अपीलेबल होते हैं, और ऐसे ऑर्डर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अगली लाइन पढ़ो, अंडर द कोड अपीलेबल ऑर्डर्स आर, और ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं अपीलेबल ऑर्डर्स के, तो हेडिंग बना लीजिएगा, ये अपीलेबल ऑर्डर्स हैं। नॉर्मली जो ऑर्डर्स होते हैं वो अपीलेबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो अपीलेबल होते हैं। अब हमको ये बताइए, ये जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं इनमें फर्स्ट अपील हो पाएगी कि सेकंड भी हो जाएगी? सिर्फ फर्स्ट अपील, जबकि डिक्री में फर्स्ट अपील भी हो सकती है, सेकंड अपील भी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपीलेबल ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A, पूरा ना एग्जैक्ट याद करना, जैसे इतना याद कर लो, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स क्लेम, ठीक है, और लास्ट वर्ड मार्क कर लो, और दैट सच ऑर्डर शुड हैव बीन मेड फॉर अ लेसर अमाउंट। नो ऑर्डर शुड हैव बीन मेड और लेसर अमाउंट शुड हैव बीन मेड। इतनी 3 लाइनें मार्क कर लीजिए, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स क्लेम for which no order should have been made or order for a lesser amount has been made. इसका मतलब समझिए, compensatory cost in respect of false claim। false claim का मतलब किसी ने कोई false claim लगाया था हमारे ऊपर जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ और उसके लिए हमको compensation मिलना चाहिए था, या तो कोर्ट ने हमको compensation नहीं दिया या तो कम अमाउंट का दिया। यानी कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि such and such person should not be given compensation या should be given a compensation for a lesser amount. Now हमको compensation मिलना चाहिए, हमारे खिलाफ एक false claim हुआ था, लेकिन अगर कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है then in that case हम अपील कर सकते हैं। तो देखा जाए वो एक false claim था, कोर्ट भी अग्री कर रहा है false claim है, अगर वो false claim था तो I should have been awarded damages, I should have been getting the compensation। लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और कहा कि सच एंड सच पर्सन वुड नॉट बी गेटिंग एनी डैमेजेस या कम अमाउंट ऑफ डैमेजेस हैं, तो हम कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। लिखना हो तो छोटा छोटा लिख लो अपने उसमें ताकि इजीली समझ में आ जाए। नॉट अवॉर्डेड कॉम्पनसेशन फॉर फॉल्स क्लेम, ऐसे करके लिख लो। सेकेंड वाले में देखिए, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट, लीव को अंडरलाइन करके लिखिए, परमिशन, रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्टीट्यूट अ सूट। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझिएगा, ब्रैकेट में देखो लिखा है पब्लिक न्यूसेंस हुआ है या कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है अफेक्टिंग द पब्लिक,
या कोई पब्लिक पर्पस से रिलेटेड, चैरिटेबल पर्पस से रिलेटेड कोई गलत चीज हुई है, ठीक है। एक पॉइंट लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो पब्लिक के लिए गलत थी, ठीक है। पब्लिक का कोई पर्सन उस चीज के लिए केस करना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने केस करने की परमिशन नहीं दी। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, केस करने के लिए वी नीड टू टेक परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो हमने कोर्ट में अप्लाई किया कि पब्लिक के साथ या हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है एंड आई नीड टू फाइल अ सूट, लेकिन कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू फाइल अ सूट। पहले तो हमको बताओ, अगर कोर्ट ये कह रहा है यू आर नॉट अलाउड टू फाइल अ सूट, ये डिक्री है कि ऑर्डर है? ये ऑर्डर है। पता है क्यों? क्योंकि केस तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो डिक्री कहां से हो जाएगी? डिक्री तो तब होगी जब केस का फाइनल डिसीजन होगा। यहां तो बात इस बात पे हो रही है कि केस शुरू हो कि ना हो। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, यू आर नॉट अलाउड टू फाइल अ सूट। अब कोर्ट ने ये ऑर्डर जो पास किया है, जिसके अकॉर्डिंग हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। ये कौन से ऑर्डर्स हैं? अपीलेबल ऑर्डर। क्वेश्चन समझ गए क्या आएगा डायरेक्ट? व्हाट आर द वेरियस अपीलेबल ऑर्डर्स अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड? तो दो हो गए। पहला कौन सा था? अगर कोई कॉम्पनसेटरी कॉस्ट है जिसका ऑर्डर नहीं दिया है या कम अमाउंट का ऑर्डर दिया है, तो हम अपील कर सकते हैं। सेकेंड, अगर रिफ्यूज कर दी गई है मेरी परमिशन टू फाइल अ सूट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द पब्लिक, देन ऑल्सो वी कैन फाइल अ अपील। थर्ड पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। थर्ड देखो, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 दैट इज, बताना यहाँ क्या गलत हुआ है। कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। बताइए क्या हुआ? कह रहे हैं कॉम्पनसेशन के लिए केस कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। मतलब इनसफिशिएंट ग्राउंड्स में अरेस्ट का ऑर्डर दिया गया, जिसके अगेंस्ट हमने क्या कंप्लेन किया? कॉम्पनसेशन। यानी एक ऑर्डर पास किया होगा, इनसफिशिएंट ग्राउंड्स में अरेस्ट हुआ होगा, उसके अगेंस्ट हमने केस किया, या उसके अगेंस्ट हमने एक रिक्वेस्ट इशू करी होगी कि आई शुड बी गिवन कॉम्पनसेशन फॉर दैट। अगर इसका ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है कि कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी या ऐसा कोई रीजन है, तो हम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, ठीक है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 दैट इज कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। इसी कोई दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि अरेस्ट हुआ था इनसफिशिएंट ग्राउंड में। अब दूसरी पार्टी ये भी तो कह सकती है नहीं, देयर वाज अ सफिशिएंट ग्राउंड, तो वो भी तो कह सकती है कोर्ट से। तो कोर्ट जो भी इस मैटर से रिलेटेड कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर अपीलेबल हो सकता है। तो तीन हो गए। पहला कौन सा था? अगर फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या था? पब्लिक से रिलेटेड कोई मैटर इफेक्ट हुआ है जिसमें कोर्ट ने हमको केस करने की परमिशन नहीं दी। एंड थर्ड, अगर अरेस्ट, अटैचमेंट हुआ है ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। फोर्थ में देखो क्या हुआ है, एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कोड इम्पोजिंग अ फाइन। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके हिसाब से फाइन लगाया जा रहा है, या अरेस्ट हो रहा है, या डिटेंशन हो रहा है इन अ सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मतलब बिना डिक्री के, ठीक है, किसी कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया फाइन लगाने का। बिना डिक्री के मतलब फाइन कब लगेगा? जब कोई केस हुआ हो, केस का फाइनल जजमेंट हुआ हो। फाइनल जजमेंट आता है कि इनके ऊपर इतने रुपए का जुर्माना और इनको इतने दिन की सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर केस ही नहीं हुआ तो क्या फाइन और डिटेंशन किया जा सकता है? नो। तो अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है जिस ऑर्डर के हिसाब से वो फाइन लगा रहे हैं, अरेस्ट का ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन देयर वाज नो डिक्री बिहाइंड इट, कोई डिक्री नहीं पास हुई थी लेकिन सिर्फ ऑर्डर आ गया, ऐसा ऑर्डर क्या होगा? अपीलेबल। और लास्ट वाला देखो, एनी ऑर्डर मेड अंडर द रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय द रूल। कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसके लिए अगर अपील अलाउ कर दी गई है, उनको वो भी अपीलेबल होंगे। और इन 5 के अलावा जो भी ऑर्डर्स कोर्ट पास करेगा, वो सब जनरली किस नेचर के होंगे? नॉन अपीलेबल, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। ऑर्डर इज ऑल्सो अ फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज नॉट अ डिक्री। नॉर्मली ऑर्डर्स क्या होते हैं? नॉन अपीलेबल, लेकिन कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो अपीलेबल होंगे, और इन अपीलेबल ऑर्डर्स में भी सिर्फ
फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकेंड अपील नहीं हो सकती। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है नो अपील लाइज, इस लाइन का मतलब बताइए, नो अपील लाइज फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। समझ गए इस लाइन का मतलब, नो अपील लाइज फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील, यानी इन ऑर्डर की अपील आई, उस अपील के अगेंस्ट अपील हो सकती है, नो। तो इस लाइन को सिंपल लिख लीजिए, सेकेंड अपील विल नॉट लाई, सेकेंड अपील विल नॉट लाई, यहां पे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक पैराग्राफ मिलेगा, द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर एंड अ डिक्री, मिल गया, मार्क करिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर एंड अ डिक्री इज दैट इन एन एडजुडिकेशन व्हिच इज अ डिक्री अपील लाइज एंड सेकेंड अपील ऑल्सो लाइज। बताओ समझ आ गया, कह रहे जो डिक्री होगी उसमें अपील भी होगी और सेकेंड अपील भी होगी। हाउएवर नो अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर unless it is expressly provided in order 43 rule 1। ये क्या है बताओ, सेक्शन 104 ऑर्डर 43 रूल 1 क्या है, अपीलेबल ऑर्डर। इसको लिख लो यहां पर, इतना मार्क करके लिख लीजिए, सॉरी इतना मार्क करके लिख लीजिए, ये कौन से हैं, अपीलेबल ऑर्डर्स। अब लाइन पढ़ के देखिए, नो अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर unless it is expressly provided as a appealable order, यानी अपीलेबल ऑर्डर से अपील हो सकती है, बाकी उसकी अपील नहीं हो सकती। तो फिर बताओ ये लाइन क्या है, नो सेकेंड अपील इन एनी केस लाइज एट ऑल इवन इन केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर, सेकेंड अपील नहीं हो सकती अपीलेबल ऑर्डर से, ठीक है। अच्छा ये लाइन बताओ समझ आई, डिक्री कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टी। बताइए ये लाइन आ गई, डिक्री कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस, कॉन्क्लूसिवली मीन्स फाइनली डिटरमाइंस द राइट्स एंड लाइबिलिटी with regard to all or any of the matters and may be either preliminary or final, but this is not the case in order। एक ये भी डिफरेंस मिल गया, ऑर्डर में कुछ प्रिलिमिनरी और फाइनल नहीं होता, प्रिलिमिनरी और फाइनल किस में होता है, डिक्री में। अब बताइए तीनों क्लियर है, पक्का लिख लेंगे अगर आएगा, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन की बात करते हैं, जो राइट लाइबिलिटी डिटरमाइन करता है वो क्या होता है, डिक्री। डिक्री दो तरह से हो सकती है, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। डिक्री अपीलेबल होते हैं कि नॉन अपीलेबल, अपीलेबल, जिसमें फर्स्ट अपील भी हो सकती है, सेकेंड अपील भी। अच्छा डिक्री और ऑर्डर के बेसिस पे जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो क्या होता है, जजमेंट, ओके। एंड एवरी फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज नॉट अ डिक्री, ऑर्डर, ठीक है। नॉर्मली ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते, लेकिन कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो अपीलेबल होंगे, ठीक है। अब वापस आइए, दो पॉइंट छोड़े थे हम लोगों ने, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग। डिक्री होल्डर, अच्छा ऐसे गेस करो, रैंडम गेस करिए, डिक्री होल्डर वो होगा जिसके फेवर में डिक्री होगी या वो होगा जिसके अगेंस्ट में डिक्री होगी, फेवर में पक्का। जजमेंट डेटर वो आप देख नहीं पाए, है ना। डिक्री होल्डर तो जब हमने आपसे पूछा तो आप यहां तुरंत देख लिया था आपने। अच्छा जजमेंट डेटर सोचो, वैसे भी डेटर होता ही परेशान इंसान है ना। डेटर का मतलब ही है परेशान है, लोन दे नहीं पा रहा है। तो ये दो लोग होते हैं जिसके फेवर में डिक्री होती है, यानी जो केस जीता होता है, आप ये कह सकते हो, वो कौन होता है, डिक्री होल्डर। और जिसके अगेंस्ट डिक्री होती है वो कौन होता है, जजमेंट डेटर। देखिए डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड or an order capable of execution has been made। और जजमेंट डेटर देखिए, जजमेंट डेटर मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of a execution has been made। ठीक है, एक लाइन लिखी है, the definition does not include legal representative of deceased judgment debtor। मतलब जजमेंट डेटर की डेफिनेशन में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज तो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर मान लीजिए किसी, वैसे तो सिविल मैटर्स हैं बट स्टिल
मान लीजिए किसी पर्सन के खिलाफ एक डिक्री दी गई कि तुमको 2 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है, वो ये सुनते ही मर गया, उसके बेटे को जेल में डाल देंगे? आप समझ आ गया क्या लिखा है? ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी? सबसे पहली डेफिनेशन बताओ कौन सी पढ़ी थी? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन वो मैटर होता है किसी भी केस का जिसको प्रूव किया जाता है या जिस पे डिस्प्यूट होती है, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन में क्या पढ़ा? जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन हुआ? जिसके फेवर में डिक्री होती है। और जजमेंट डेटर कौन हुआ? जिसके अगेंस्ट में डिक्री होती है। एनी कंफ्यूजन? पक्का? चलिए अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल कोड। पहले हमको ये बताइए, जैसे क्रिमिनल कोर्ट में भी क्या कोई स्ट्रक्चर होता था? हायरार्कीज होते थे। सिविल कोर्ट में भी एक स्ट्रक्चर होता है और सिविल कोर्ट के कोर्ट्स की अथॉरिटी देखिए, सेक्शन 3 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड लेज डाउन दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सिविल मैटर भी देखता है, क्रिमिनल भी देखता है। तो सबसे पहले हुआ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे कौन आया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब भी हम लोग ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब ही क्या हुआ? वो सिविल मैटर होगा कि क्रिमिनल? सिविल। और अगर हम आपसे कहें कोर्ट ऑफ सेशंस में केस चल रहा है, क्रिमिनल। कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड inferior to that of the district and every court of small causes is subordinate to the high court and district court। यानी बेसिकली सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जितने भी सिविल कोर्ट होते हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जूनियर होते हैं, ठीक है। जैसे एक कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, देखो लिखा है, दिखा, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, ये भी एक कोर्ट होता है। स्मॉल कॉजेज मीन्स जो छोटे केसेस होते हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, छोटे छोटे केसेस जो होते हैं वो कौन से कोर्ट में जाते हैं? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। तो सबसे ऊपर हो गया हाई कोर्ट, फिर हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हो गए अदर सिविल कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज, ठीक है। ये हायरार्की हो गई कौन से कोर्ट्स की? सिविल कोर्ट। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, पक्का? अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स में आइए। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब ये बताइए, क्या हर कोर्ट सारे मैटर्स ले सकता है? क्या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज डेथ पनिशमेंट दे सकता है? ऐसे कैसे बताया आपने? नहीं, क्योंकि अब आप एक लॉ की लाइन बोलेंगे क्योंकि उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? पावर नहीं थी या स्कोप नहीं था। तो ये कह रहे हैं हर कोर्ट की एक ज्यूरिसडिक्शन होती है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब देखिए, ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द अथॉरिटी बाय विच अ कोर्ट हैज टू डिसाइड मैटर्स दैट आर ब्रॉट बिफोर इट फॉर एडजुडिकेशन। यानी कोर्ट के सामने जो मैटर्स लाए होते हैं उन मैटर्स में उसका कितना स्कोप है, कितना नहीं है, ये क्या डिटरमाइन करता है? उसका ज्यूरिसडिक्शन। 4 तरीके के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, जरा देखिए ब्लॉक में लिखा है। सब्जेक्ट मैटर, प्लेस ऑफ सुइंग जिसको हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन ओवर पर्सन एंड पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। इसमें से कौन सा सुना है आपने? हैव यू हर्ड पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन? व्हाट इज पेक्यूनरी? मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन। अगर हमने आपसे कहा कि मान लीजिए जो सबसे लोअर सिविल कोर्ट होगा वो 10 लाख तक के केसेस देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 20 लाख तक के केसेस देखेगा, तो हम लोग ये ज्यूरिसडिक्शन किस बेसिस पे देख रहे हैं? पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अगर हमने आपसे कहा कि एक स्टेट का हाई कोर्ट सिर्फ उसी स्टेट के मैटर्स देख सकता है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अगर हमने आपसे कहा सिविल मैटर्स सिविल कोर्ट्स में जाते हैं और क्रिमिनल मैटर क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर। अगर हमने आपसे कहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के छोटे छोटे केसेस कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में जाएंगे, आप बताइए ये कौन सा हुआ? ओवर पर्सन, क्योंकि आपको लगा यही कैटेगरी बची थी। सब्जेक्ट मैटर। ऐसा कुछ डिसाइड हुआ था कि सबका एक एक पूछेंगे? आपने सोचा एक ही कैटेगरी बची वही होगा। हाँ, रोबोट बन गए हैं आप, आपको पता है। हमने आपसे पूछा कि जो छोटे केसेस होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की केसेस, प्रॉमिसरी नोट के केसेस, ये कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में जाएंगे। क्या ये पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है? नो। क्या ये टेरिटोरियल है? नो। पर्सन वा तो यहाँ पर्सन तो किसी की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ? सब्जेक्ट मैटर। और अगर हमने आपसे कहा कि वैसे तो हर कोर्ट सबके केसेस ले सकता है, लेकिन जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं
उनका केस सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। यानी कौन सा कोर्ट उनका मैटर लेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अब बताओ ज्यूरिसडिक्शन किसकी है? ओवर पर्सन। ठीक है, अब समझ में आया? देखिए सबसे पहला कौन सा है? ज्यूरिसडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई सर्टेन मैटर्स बाय सर्टेन कोर्ट इज लिमिटेड बाय स्टैट्यूट। एग्जाम्पल पढ़ो। ठीक है, अच्छा टेरिटोरियल वाला पढ़िए। डन। अच्छा सब्जेक्ट वो पढ़ो, ओवर पर्सन। ओवर पर्सन हो गया, समझ आता जा रहा है? अच्छा फोर्थ पढ़ो, पेक्यूनरी। पेक्यूनरी को लिख लीजिएगा मॉनेटरी। डन। एनी कंफ्यूजन? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें किसी कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि एपिलेट, इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है का मतलब क्या हुआ? आपने उस कोर्ट में केस किया है कि अपील की है? केस किया है। और अगर हम आपसे कहें ये इस कोर्ट का एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब अपील। देखो उसके बाद लिखा है ज्यूरिसडिक्शन में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल में क्या लिखा है? अ कोर्ट ट्राइज एंड डिसाइड्स द सूट फाइल्ड बिफोर इट। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जब फर्स्ट टाइम हम किसी कोर्ट के सामने कोई केस रखते हैं तो वो उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब अ कोर्ट हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजंस और डिक्री पास्ड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। ओके। और थर्ड वाले में देखो लिखा है क्रिमिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्रिमिनल को काट के ओरिजिनल लिखो, ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये कहें कुछ कोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, कुछ कोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है। ठीक है, अब आपसे थोड़ा सा रिलेटेड पूछते हैं, बताओ एनसीएलएटी की क्या ज्यूरिसडिक्शन होती है? अब आप इसको कोरिलेट कर रहे हैं, एनसीएलएटी पूछा, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। और अगर हम आपसे पूछे एनसीएलटी तो ओरिजिनल। ठीक है, समझाने के लिए हमने आपको अभी फिलहाल बता दिया, ओरिजिनल होती है एपिलेट। कुछ कोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी ओरिजिनल भी होती है और एपिलेट भी, मतलब हम कोई नया केस भी उनके पास फाइल कर सकते हैं और अपील भी कर सकते हैं। देखिए कौन से कोर्ट्स आते हैं इस कैटेगरी में? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीन कोर्ट ऐसे होते हैं जिनके पास ओरिजिनल केस भी फाइल किया जा सकता है और इनके पास एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है, मतलब अपील भी फाइल की जा सकती है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट समझ में आ गया? चार तरीके की ज्यूरिसडिक्शंस होती थी, बताइए कौन कौन सी? ओवर सब्जेक्ट मैटर, देन टेरिटोरियल, देन ओवर पर्संस, देन पेक्यूनरी लिमिट। और ये वाली जो ज्यूरिसडिक्शंस है फर्दर क्लासिफिकेशन ओरिजिनल, एपिलेट, ओरिजिनल एंड एपिलेट। ओरिजिनल एंड एपिलेट का मतलब क्या हुआ? दोनों, ये अपने फ्रेश केस भी ले सकते हैं और अपील भी सुन सकते हैं। जिसकी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ अपील सुन सकता है लेकिन फ्रेश केस एंटरटेन नहीं कर सकता। क्लियर? पक्का समझ आ गया? अच्छा अब एक हेडिंग लिखी है, कई बार ये हेडिंग आपको दिखती भी होगी अलग अलग जगह, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ये लाइन दिखी है कई बार, सिविल कोर्ट की पावर्स बार्ड हैं। हमने आपको बताया था कि नॉर्मली अगर कोई केस होता है या अगर कोई एक्ट है और उसकी खुद की अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है, उन केसेस में हम उनकी खुद की अथॉरिटी के पास जाते हैं, सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार्ड हो जाती है। सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार्ड हो जाती है का मतलब क्या हुआ? सिविल कोर्ट उन केसेस को एंटरटेन नहीं कर सकता। तो जिस एक्ट ने अपनी खुद की अथॉरिटी बना दी, जैसे कंपनी लॉ के अंदर उन्होंने कहा कि भाई केसेस कहाँ जाएंगे? एनसीएलटी में। तो आप एनसीएलटी में जाके केस करोगे या सिविल कोर्ट में केस कर दोगे? एनसीएलटी।
और वहां लिखा होता है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट विल बी बार्ड, यानी अगर हमने इस एक्ट के अंडर कोई अथॉरिटी बनाई है तो उसी अथॉरिटी के पास केस जाएगा, सिविल कोर्ट उन मैटर्स को एंटरटेन नहीं कर सकता। वही चीज यहाँ क्या लिखी है, अब देखना उसी का रिवर्स है, कह रहे सिविल कोर्ट सारे केसेस ले सकते हैं अनलेस बार्ड, यानी जिन मैटर्स में सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार्ड कर दी गई है उनको छोड़ के बाकी सारे मैटर्स सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकते हैं। समझ आ गई लाइन? पक्का? देखो क्या लिखा था, सेक्शन 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड स्टेट्स दैट कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, यानी किसी भी तरीके का सिविल नेचर का सूट होगा वो सब सिविल कोर्ट में आ सकते हैं, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच कॉग्निजेंस इज ईदर और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। तो जिन मैटर्स में सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार की गई है, ये लॉ के वर्ड्स अब आपको समझ आने लग गए। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि जिन केसेस में सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार्ड की गई है, ये बहुत भयानक लॉ की लाइन है, इसमें सारे शब्द लॉ के हैं, ज्यूरिसडिक्शन, बार्ड, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आने लगी है, लॉ के एक्सपर्ट बन गए आप? हाँ हाँ आ गया इसमें, हाँ बताइए क्या है अब, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड, समझ गए? ठीक है, कहीं पे भी आएगा इसका मतलब क्या होगा कि जिसके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई गई है उसके केसेस वहां जाएंगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। और वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, रिवर्स है सेम लाइन, सिविल कोर्ट के पास सारे केसेस आएंगे अनलेस बार्ड, ठीक है। आगे देखिए लिखा है फिर वही लाइन, सिविल कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ सूट ऑफ सिविल नेचर अनलेस बार्ड। Every person has an inherent right to bring a suit of civil nature. Civil court has jurisdiction to decide the questions of its jurisdiction, although as a result of inquiry, it may be found that it has no jurisdiction over the matter. Jurisdiction depends not on the truth or falsehood of fact, but upon their nature. Jurisdiction is determinable at the commencement and not at the conclusion. इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है सिविल कोर्ट, इंक्वायरी कंडक्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं। कई बार हम लोग देखते हैं कोई मैटर है भले ही किसी और कोर्ट के पास है, लेकिन वो सिविल कोर्ट की असिस्टेंस ले सकता है, ठीक है, वो सिविल कोर्ट की हेल्प ले सकता है, लेकिन सिविल कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता। ये मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन बार होने का। और अगर सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार्ड है तो ये बात केस शुरू होने के पहले रखी जाएगी या केस खत्म हो गया अब, कि पूरा केस हो गया सिविल कोर्ट के सामने, सिविल कोर्ट ने, जज ने पूरी मेहनत करके पूरा केस सुना, फिर जज ने कहा कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर डिसीजन दे दिया, जैसे ही डिसीजन दिया पार्टी ने कहा हम आपकी बात मानेंगे नहीं, आपकी ज्यूरिसडिक्शन तो बार्ड थी, तो जज कह रहे तो हमारा समय क्यों बर्बाद किया इतना, ठीक है। अगर ज्यूरिसडिक्शन पे रोक लगानी है तो वो कब होनी चाहिए, केस शुरू होने के पहले। क्लियर है टॉपिक? पक्का? ये क्या लिखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करो पहले तो, 3 वेरी हमारी तरफ से, 2-4 आप अपने लगा लो। ये लिखा है रेस सब ज्यूडिस, ये कैसा शब्द है? एक और अच्छा शब्द दिखाएं, 2-3, एक नहीं 2 पन्ने टर्न करके आओ जरा, एक टॉपिक दिखेगा, ये क्या लिखा है, रेस ज्यूडिकाटा, क्या इसका कसाटा से कुछ लेना देना है? ये कैसे अजीब अजीब से शब्द लिखे हैं, रेस ज्यूडिकाटा, और वहां क्या लिखा था, रेस सब ज्यूडिस, दोनों भाई भाई हैं, बस बीच में एक टॉपिक, बीच में उन्होंने प्लेस ऑफ सुइंग शायद डाल दिया है ना। ये दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे और बाद में प्लेस ऑफ सुइंग पढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान से समझिए, पहले सब ज्यूडिस, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी फिर अंदर बाद में रीड करेंगे। देखिए रेस सब ज्यूडिस ये कहता है, जैसे मान लीजिए मेरे और आपके खिलाफ एक कोर्ट में केस हुआ, ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी का झगड़ा था हमारा आपका पुराना, आप कह रहे थे आपकी प्रॉपर्टी, हम कह रहे हमारी प्रॉपर्टी, हमने कहा यहाँ पे है तो हमारी, आपने कहा रोज पढ़ने हम आते हैं, हमारी हो गई। अब 1-2 बच्चे तो चेयर भी उठा के ले जाते हैं, कह रहे बस हमारी प्रॉपर्टी है, हम घर में बैठेंगे इसी पे। तो हमारा और आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा चल रहा था, कोर्ट में हमने केस किया, कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है। अब कोर्ट में केस चलते चलते हमको लगा इस कोर्ट से कुछ ना हो पाएगा, तो उस केस के चलते चलते हम दूसरे कोर्ट के पास चले गए, हमने कहा भैया आप हमारा भी केस ले लीजिए, और ऐसे करते करते 4-5 कोर्ट्स में हमारा यही केस चल रहा है। हमने कहा जो जल्दी सुना दे बढ़िया, हमारा क्या कुछ गलत किया हमने? क्यों? एक कोर्ट में केस चल रहा था,
वो केस चल रहा था, वो जज बार बार तारीख दिए जा रहा था, हमने कहा तुम तारीख देते रहो, हम दूसरे कोर्ट के पास चले गए, फिर दूसरे ने भी तारीख देनी शुरू करी, हम तीसरे पे चले गए, ऐसे हम लोग का केस इसी मैटर पे 5 कोर्ट्स में चल रहा था। दिक्कत कोई नहीं थी, दिक्कत तब आई जब पांचों ने फैसला सुनाया, सबने अलग अलग। अब बताओ किसकी बात मानोगे किसकी नहीं मानोगे। मान लीजिए 2 कोर्ट में केस चल रहा था, एक ने कह दिया हम जीत गए और एक ने कह दिया आप जीत गए। अब बताओ कौन सा कोर्ट सही कौन सा कोर्ट गलत। इस पूरी कहानी में गलती कहां हुई? एक कोर्ट में जब तक केस चल रहा है उसके चलते हुए हम किसी दूसरे कोर्ट में सेम मैटर का केस नहीं कर सकते, बल्कि ये कहा जाए कि अगर एक कोर्ट में केस चल रहा है उसके चलते हुए बाकी सारे केसेस में स्टे लग जाता है। स्टे लग जाता है मतलब समझ गए, बाकी सारे केसेस में स्टे लग जाएगा। वो केसेस तब तक नहीं हो सकते जब तक इसका डिसीजन ना आ जाए। देखो अपील फाइल करना एक अलग बात है, हमने अपील की बात नहीं करी, हमने आपसे क्या कहा मेरा कोर्ट में केस चल रहा था, डिसीजन नहीं आया, क्या उसके डिसीजन आने के पहले ही हम दूसरे कोर्ट में चले जाएंगे? नो। इसमें प्रॉब्लम तब आएगी अगर हमने 2 कोर्ट में केस फाइल कर दिया सेम मैटर, ठीक है, और अगर दोनों कोर्ट्स ने जिनकी पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन थी, पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन मतलब एक जैसी सेम ज्यूरिसडिक्शन, कोई हायर जूनियर नहीं था, ठीक है, 2 कोर्ट सेम ज्यूरिसडिक्शन के, एक ने कह दिया हम जीत गए, एक ने कह दिया आप जीत गए, ऐसे सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कोर्ट में, विच शुड नॉट बी अलाउड। इसलिए अगर किसी एक कोर्ट में केस चल रहा है सेम मैटर का केस किसी दूसरे कोर्ट में नहीं किया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हमारा और आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड झगड़ा चल रहा था, एक कोर्ट में चल रहा था, उसी बीच हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी आपने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी, अब हमने वो केस एक दूसरे कोर्ट में जाके किया, बताओ ये हो सकता है? पार्टी सेम है, मैटर तो अलग है, वो हो सकता है, सेम पार्टी सेम मैटर सेम केस नहीं हो सकता, ठीक है। तभी देखो रेस सब ज्यूडिस को कहते क्या है, देखो क्या लगा, स्टे ऑफ सूट, कुछ ना लिखो, सब लिखा है बुक वालों ने, बस 1 मिनट सुन ली, जूडी काटा बताएंगे नहीं तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, पता नहीं क्या था जूडी काटा, है ना। स्टे ऑफ सूट का मतलब समझ गए? अच्छा तो हमारे और आपके बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा था, हमने एक कोर्ट में केस किया, हम दूसरे कोर्ट में जा रहे थे, लेकिन आपने बताया कि मैम वो रेस सब ज्यूडिस के हिसाब से जब तक केस अपना ये वाला चल रहा है आप दूसरे कोर्ट नहीं जा सकती। तो हमने कहा अच्छा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम वेट करते हैं इस कोर्ट का डिसीजन आ जाए, डिसीजन आने के बाद हम दूसरे कोर्ट में चले जाएंगे। अब समझिए आपने हमारे साथ कुछ गलत किया, ठीक है, हमने कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने मेरे ही फेवर में डिसीजन सुनाया और कोर्ट ने कहा कि इनको 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दे दो, हमको कॉम्पनसेशन मिल गई, हमने कहा लेकिन रुको अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, हम दूसरे कोर्ट में ले गए, हमने फिर केस फाइल किया, अपील नहीं बोल रहे, फिर केस फाइल किया, फिर आपके खिलाफ केस हुआ, फिर आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन हो गया, 8-10 कोर्ट में ले जा चुके हैं हम आपको देश भर के, 50 लाख कॉम्पनसेशन कमा ली हमने ऐसे ही, हमने कहा अभी भी रुको, यानी जैसे ही एक डिसीजन, हमने कहा ठीक है जब तक केस चल रहा है तब तक नहीं जा सकते ना, जैसे ही खत्म होगा तब चले जाएंगे, अब बताओ जा सकते हैं? अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो केस एक बार डिसाइड हो गया, सेम केस सेम पार्टीज किसी दूसरे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। बताओ ये क्या है? ज्यूडिकाटा, ठीक है। आपको किसी चीज में मजा आई हो ना आई हो, नाम में बड़ी मजा आ गई, ज्यूडिकाटा, है ना। रेस ज्यूडिकाटा और रेस सब ज्यूडिस का कुल मिला के मतलब समझो, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट, अब आप बताइएगा, हाँ, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वी कैन नॉट फाइल अनदर सूट, दिस इज रेस सब ज्यूडिस, ठीक है। आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ अ सूट, डिटर्मिनेशन मीन्स एंड, आफ्टर द फाइनल डिसीजन ऑफ द सूट वी कैनॉट फाइल द सेम सूट इन अनदर कोर्ट, दिस इज रेस ज्यूडिकाटा, ठीक है, फाइन। अच्छा अब जो लाइन बोलेंगे वो बताइएगा, रेस सब ज्यूडिस ये कहता है कि जब तक एक केस चल रहा है तब तक बाकी सारे कोर्ट के केस में स्टे लग जाएगा, इसका मतलब जब तक रेस सब ज्यूडिस है तब तक बाकी सारी कोर्ट्स में स्टे लग जाएगा, और जैसे ही ये केस डिसाइड हो जाएगा
स्टे तो खत्म हो जाएगा लेकिन हम केस फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्यों? ज्यूडिकाटा लग जाएगा। लाइन समझ आ गई? यानी कुल मिला के क्या मतलब हुआ, जब केस चल रहा है या केस हो चुका है, सेम मैटर का केस हम किसी दूसरे पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट के पास नहीं ले जा सकते। समझ आ गया सब ज्यूडिस ज्यूडिकाटा? पक्का याद रहेगा कि अगली बार फिर शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको रीड कर लेंगे।